वो 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य विधेयक के तहत की गई। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। उसके बाद 1925 के अंदर एक सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक में संविधान निर्माण की बात को दोहराया गया। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार के सामने इस मांग को रखा गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक नहीं माना। 1934 के अंदर एक व्यक्ति थे मानवेंद्र नाथ राय, उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश का संविधान बनता है तो उसके लिए उस देश के व्यक्तियों का एक समूह होता है, वो क्या करता है, संविधान बनाने का काम करता है। तो 1934 में पहली बार व्यक्तिगत तौर पर जो मांग करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग किस व्यक्ति ने की थी। तो व्यक्तिगत तौर पर नाम आ जाए तो आएगा मानवेंद्र नाथ राय। और उसके बाद 1935 में औपचारिक तौर पर मांग की गई कांग्रेस द्वारा। उसके बाद में 1938 में पहली बार ऐसी मांग हुई कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, लेकिन वो किस आधार पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर। यानी संविधान सभा के सदस्य कहां से चुने जाने चाहिए, भारत की जनता द्वारा चुनकर जाने चाहिए। ये मांग किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी, 1938 के अंदर। अब देखिए भारतीयों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को 1940 के अंदर भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिलिसबो के अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संविधान निर्माण का काम शुरू कर दिया जाए। इसके लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है, जिसका विरोध होता है, वापस लौट जाता है। फिर 24 मार्च 1946 को एक 3 सदस्यीय आयोग भारत आता है, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था, कैबिनेट मिशन, जिसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। 2 इसके सदस्य थे, एक का नाम था सर स्टीफन क्रिप्स, एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय आयोग भारत आता है और भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रकार का होगा, इस हेतु 4 सुझाव देता है। पहला सुझाव उन्होंने दिया था कि भारत में देशी रियासत, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरों के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए और जनसंख्या का उस समय आधार बनाया गया था, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। इस तरीके से सीटों का निर्धारण किया गया। तो ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य हुए, उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सीटें निर्धारित हुई। चीफ कमिश्नर प्रदेश की बात करें तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र उस समय कितने थे, 4 थे, तो कितनी सीटें निर्धारित हुई, 4। देशी रियासतों, तो उस समय भारत में बहुत सारी देशी रियासतें थी जहां पर ब्रिटिश संसद का अधिकार नहीं था, तो देशी रियासतों से 93 सदस्य निर्धारित हुए। पहले सुझाव के आधार पर ये सीटें निर्धारित हो गई और संविधान सभा के अंदर कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए। 389 सदस्य होंगे जो संविधान बनाने का काम करेंगे, भारत का भाग्य लिखने का काम करेंगे। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया था कि जो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रदेश, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर यानी ये 292 और 4 कितने हुए, 296, इनका क्या करवाया जाए, इनको धार्मिक जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाए, धर्म के आधार पर इनको बांटा जाए। जब धर्म के आधार पर बांटा गया तो 3 वर्ग बनाए गए, एक सामान्य वर्ग, एक मुस्लिम वर्ग और एक सिख। सामान्य वर्ग में बहुत संख्यक हिंदू, इसके अलावा बौद्ध धर्म और अन्य जितने भी भारत के धर्म थे वो सब सामान्य वर्ग में आए। तो इस आधार पर 213 सदस्य वो सामान्य वर्ग में चले गए। दूसरा मुस्लिम वर्ग में कितने गए, 79, और सिख में कितने गए, 4। दूसरे सुझाव के आधार पर इस तरीके से भारत में ये सदस्य संख्या निर्धारित। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रदेश यानी 296 सदस्यों का क्या करवाया जाए, चुनाव करवाया जाए। और वो चुनाव किस आधार पर करवाया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर के किस रूप में करवाया जाना चाहिए, अप्रत्यक्ष। क्योंकि भारत में उस समय जो विधानमंडल थे उन विधानमंडल के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव करवा दिया जाए। जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है
उस तरीके से इनका चुनाव हुआ। और कौन सी पद्धति से हुआ? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के माध्यम से इनका चुनाव करवाया गया। जुलाई व अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाए जाते हैं। चुनाव होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है कि कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिलती है। कितनी? 208 सीटें मिलती है। मुस्लिम लीग को कितनी मिलती है? मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतती है। और अन्य दल थे उनको कितने मिलती है? 7। और निर्दलीय कितने जीत कर आते हैं? निर्दलीय 8 जीत कर आते हैं। तो इस तरीके से ये जो आंकड़ा बन गया 296। देशी रियासतों का चुनाव नहीं हुआ। चौथा सुझाव था इनका कि अब जो पीछे देशी रियासतों के सदस्य बच गए हैं उनका चुनाव नहीं करवा करके उनको परामर्श के आधार पर लिया जाए, यानी वहां के राजा से पूछ करके उनको ले लिया जाए, उनका कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। और भारत की संविधान सभा में सदस्य मनोनीत भी हुए। मनोनीत कौन से हुए? देशी रियासतों के। चुनाव किनका हुआ? ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रदेशों की जो सीटें थी उनका चुनाव हुआ। अब देखिए संविधान सभा का गठन हो जाता है इस आधार पर। पहली बैठक बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक बुलाई जाती है। 9 दिसंबर 1946 के दिन ही संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको क्या बना दिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है। और इस बैठक के अंदर मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए थे, उन्होंने अलग संविधान की मांग कर दी थी। दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को बुलाई जाती है। और इस बैठक के अंदर संविधान सभा के द्वारा एक स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। इसके अलावा एक संवैधानिक सलाहकार बना दिया जाता है BN राव। और फिर 2 उपाध्यक्ष बाद में बनाए गए थे 25 जनवरी के दिन, जैसे SC मुखर्जी थे और BT कृष्णाचारी, बाद में उपाध्यक्ष भी बना दिए गए। तीसरी बैठक है, यहां से प्रश्न कई बार उठता है। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक के अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो यहाँ कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन सी बैठक में लाया गया? तो तीसरी बैठक के अंदर लाया गया था। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 के दिन इसको क्या कर दिया गया? स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में क्या होता है? 3 बैठकें हो जाती है। उसके बाद में बैठकों का दौर चला आ रहा था, बैठकें चल रही थी और संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माण हेतु क्या बनाई गई? समितियां बनाई गई, अलग अलग समितियां बनाई गई। तो टोटल संविधान निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? 23 समितियां बनाई गई, जिसमें से क्या थी? 8 मुख्य थी और 15 उप समितियां थी। तो 8 मुख्य समितियों की हमने बात की। तो 8 मुख्य समितियों में एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों से समझौता समिति, इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति व प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियमन समिति और संचालन समिति, 2 समितियां ये थी, इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। इन समितियों के द्वारा संविधान बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें से मुख्य समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 के दिन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी 7 सदस्य थे। बाकी 6 कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके अलावा सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, इसके अलावा KM मुंशी, इसके अलावा N माधवराव। ये BL मित्र के स्थान पर आए थे। BL मित्र ने अपने स्वास्थ्य कारणों से क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था, तब इनको लिया गया था। मूल रूप से ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और सबसे लास्ट में जो TT कृष्णाचार्य है वो भी बाद में आए थे। वो किसके स्थान पर आए थे?
बीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके स्थान पर ये आए थे। ये दोनों मूल रूप से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इस समिति ने पूरे संविधान को बनाने का काम किया। इस समिति ने पूरे संविधान को बनाने का काम किया था। अब देखिए अगली बात ये कि संविधान का पहला प्रारूप या पहला मसौदा किस व्यक्ति ने तैयार किया था? तो जो संवैधानिक सलाहकार थे हमारे बी.एन. राव, उन्होंने तैयार किया और फिर किसको सौंप दिया? प्रारूप समिति को सौंप दिया। प्रारूप समिति ने उस मसौदे पर, उस प्रारूप पर विश्लेषण किया और लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा। 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद में 21 फरवरी 1948 को इन्होंने क्या करवाया? भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया और भारत की संविधान सभा को सौंप दिया गया। अब भारत की संविधान सभा को सौंपा गया तो इसके ऊपर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और सबसे लास्ट में जो वाचन हुआ, तृतीय वाचन हुआ, ये हुआ 14 नवंबर 1949 से लगा करके 26 नवंबर 1949। इतने तक हमने पढ़ा। अब आगे क्या पढ़ना है उस चीज को देखिए। अब कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? जो उस समय वरिष्ठ व्यक्ति थे, जिनकी पहचान थी, भारतीय राजनीति के अंदर उभरते हुए व्यक्ति थे, जाने माने व्यक्ति थे, हर जगह तक उसकी पहचान थी, हर घर तक उसको पहचानते थे, ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जिसमें एक नाम आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। ये क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यस, उधर से पीछे जयप्रकाश नारायण आदि संविधान सभा के क्या थे? ये सदस्य नहीं थे। अब एक और बात कई बार पूछ ली जाती है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो पहले बंगाल रियासत से चुने गए थे, लेकिन जब 1947 में विभाजन हुआ, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना लाई जाती है, उसके तहत भारत और पाकिस्तान का 2 टुकड़ों में विभाजन हुआ। जो हिंदू जनसंख्या अधिक थी वो हिंदुस्तान कहलाए और जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी वो क्या कहलाए? पाकिस्तान कहलाए। तो अगर अपन बंगाल की बात करें तो बंगाल का 1905 के अंदर पहले ही विभाजन हो चुका है। 1905 के अंदर धर्म के आधार पर ये विभाजन हुआ था। हिंदू जनसंख्या थी उसे पश्चिमी बंगाल नाम दिया और मुस्लिम जनसंख्या थी उसे क्या नाम दिया? पूर्वी बंगाल नाम दिया। तो पूर्वी बंगाल था वो किस में तब्दील हो गया? पूर्वी पाकिस्तान में तब्दील हो गया। ऐसी स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनकी सीट है वो पाकिस्तान में चली गई। तो उसके बाद में जो बी.एन. राव थे, संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने किसको कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना भारत का संविधान है वो नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किसी स्थान से चुनाव करवाया जाए। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने बंबई प्रांत के राजा को पत्र लिखा और कहा कि आपके यहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव करवाया जाए। तो वहां से एक सीट खाली हो रखी थी, एम.आर. जयकर थे, जिन्होंने क्या कर दिया? तो त्याग पत्र दे दिया। उस स्थान से बंबई प्रांत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ते और चुनाव जीतकर वापस संविधान सभा के अंदर शामिल आते।
अब आगे इसके बारे में बहुत सारी टिप्पणियां आएंगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद ने कहा था कि मैंने अध्यक्ष रहते हुए सबसे अच्छा कार्य ये किया कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया। एक जहाज को चलाने के लिए दक्ष पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक अच्छा संविधान बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक दक्ष पायलट की तरह काम किया। और जो केवी राव थे उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो संविधान के जन्मदाता ही नहीं जननी भी है, यानी माता और पिता दोनों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस प्रकार से संज्ञा भी दी गई। तो देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बंगाल प्रांत से चुनकर आए थे, लेकिन विभाजन के बाद उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई। विभाजन के बाद उनकी सीट कहां चली गई? पाकिस्तान में चली गई। फिर वह दोबारा बंबई प्रांत जहां पर M.R. जयकर के द्वारा त्याग पत्र देने पर बंबई प्रांत से निर्वाचित होकर आए। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस स्थान से निर्वाचित होकर आएंगे? ऑप्शन आएंगे बंगाल प्रांत, बंबई प्रांत, उड़ीसा प्रांत, मद्रास प्रांत। आप क्या लिखे हो? क्या लिखे हो? नहीं, बंबई प्रांत, बंबई प्रांत। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको क्या लिख के आना है? बंबई प्रांत लिख के आना है। अगर दोनों ऑप्शन नहीं आए, ये आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहां से निर्वाचित होकर संविधान सभा में आए थे? बंगाल प्रांत, उड़ीसा प्रांत, मद्रास प्रांत, बिहार प्रांत। तो फिर आपको क्या लेके आना? बंगाल प्रांत। और जब बंगाल और बंबई दोनों आ जाए तो क्या लेके आना? बंबई प्रांत, क्योंकि अंतिम सीट को ही माना जाएगा। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, जबकि लागू 26 जनवरी को किया गया। 26 नवंबर को ही क्यों नहीं किया गया? इसका भी कारण था क्योंकि पहले भारत 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहा है। 1930 से इस 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। उसी चीज को याद रखने के लिए, यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। लेकिन इसी दिन कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिनको लागू किया गया। वो अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो देखिए 26 नवंबर को कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए।
अब वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा अनुच्छेद 60, इसके अलावा अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380 और अनुच्छेद 381, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393 और अनुच्छेद 394। ये कुल 16 अनुच्छेद थे जिसे कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 के दिन लागू किया। और बाकी वाले जो टोटल 395 अनुच्छेद कब लागू हुए? ये हुए 26 जनवरी 1950 में। अब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के सभी अनुच्छेद किस दिन लागू हुए? तो सभी अनुच्छेद तो लागू कब हुए? 26 जनवरी को लागू हुए। लेकिन भारत के 16 अनुच्छेद किस दिन लागू हुए? तो वो होंगे 26 नवंबर 1949। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है वो 26 नवंबर 1949 के दिन लागू किया गया? तो इनमें से एक अनुच्छेद दिया जाएगा और 3 अनुच्छेद दूसरे दिए जाएंगे। इसीलिए आपको याद होना चाहिए, क्रम याद कर सकते हो। 5 से गिनती शुरू करनी है, 3 टुकड़े बना दो, 5, 6, 7, 8, 9 याद हो जाएगा। फिर 60 एक अकेला बच गया, फिर 100 तक कोई नहीं, एक 60 आएगा। दाई के आंकड़े के बाद क्या आएगा? 60 आएगा, 100 तक बीच में कोई नहीं। फिर 300 वालों की बात करें तो ये सारे 300 और 300 से ऊपर वाले ये 3 टुकड़े बन गए। 3 टुकड़ों में आप याद कर सकते हो कि 5, 6, 7, 8, 9। ये गिनती याद हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। गिनती कहाँ से शुरू करनी है? 5, 6, 7, 8, 9। ये 26 नवंबर के दिन लागू हुए। इसके अलावा अनुच्छेद 60 ये भी किस दिन लागू हुआ? उसके बाद है आपको 324, फिर 366 और 67 कंटिन्यू याद आ जाएंगे। 79 और 80 कंटिन्यू हो जाएंगे। फिर 81 अलग हो गया और फिर कंटिन्यू 91 से लगा करके 94। ठीक है, अब इसको भी अलग अलग आप भागों में बांटना चाहो तो बांट सकते हो। 5, 6, 7, 8, 9 अलग बन गया, अनुच्छेद 60 अलग, फिर 324 अलग हो जाएगा। 67, 66 और 67, 66 और 67 के बाद सीधा 79 और 80 कंटिन्यू। 81 अलग हो जाएगा और लास्ट में ये क्या हो जाएंगे? चारों कंटिन्यू हो जाएंगे, 391, 92, 93 और 94। अब देखिए आगे, भारत का जो पूरा संविधान है वो कब लागू होता है? वो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू होता है। कितने अनुच्छेदों के साथ? 395 अनुच्छेदों के साथ। कितने अनुसूचियों के साथ? तो 8 अनुसूचियों के साथ। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। लेकिन मूल रूप से जब भारत का संविधान लागू किया गया था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इससे पहले देखिए एक अंतिम बैठक हुई थी, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अब देखिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो सदस्य भी कम पड़ गए। ये बात अपन पहले कर चुके हैं। कितने हुए पहले? कितने थे? 390 थे। जब विभाजन हुआ तब कितने हो गए? 299, क्योंकि आधा क्षेत्र उनका चला गया, पाकिस्तान में चला गया। यानी तो ब्रिटिश प्रांतों से हमने बात की थी जब संविधान सभा का गठन हुआ तो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य थे हमारे 292। चीफ कमिश्नर से, चीफ कमिश्नर प्रदेशों से थे 4, देशी रियासतों से थे 93।
अब ये तो जब भारत और पाकिस्तान एक थे तब की स्थिति है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो भारत में कितने सदस्य बचे थे? तो ब्रिटिश प्रांतों से बचे थे 226, चीफ कमिश्नर प्रदेशों से कितने बचे थे? 3, देशी रियासतों से कितने बचे थे? 70। टोटल आंकड़ा बनता है 299 और इनका बनता है 399। इनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद या पुनर्गठित संविधान सभा, नई संविधान सभा बनी थी, उसके बाद में पहली बैठक कब हुई? इनकी बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ और 31 अक्टूबर 1947 को जो पीछे बचे हुए 299 सदस्य थे उनकी पहली बैठक हुई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 नाम आएगा। और पुनर्गठित संविधान सभा या आजादी के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो नाम आएगा 31 अक्टूबर 1947। उस समय कितने सदस्य बचे थे? 299। संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें पहली बैठक हुई, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया। ध्यान रखना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद में टिप्पणी भी की थी चर्चिल ने कि भारत में संविधान, चर्चिल कौन थे? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में एटली बने थे। 1945 में कौन बन गए थे? एटली, जो लेबर पार्टी के थे। चर्चिल ने टिप्पणी की थी भारतीयों के ऊपर कि भारत में जो संविधान रूपी विवाह हो रहा है उसकी दुल्हन है वो क्या है? गायब हो चुकी है। यानी मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था तो उन्होंने टिप्पणी भी की थी। इसके अलावा चर्चिल ने एक और टिप्पणी की थी संविधान की आलोचना करते हुए कि भारतीय जो संविधान सभा है वो एक जाति की संविधान सभा है। ये बात चर्चिल ने कही। और लॉर्ड साइमन ने क्या कहा था कि भारत की जो संविधान सभा है वो क्या है? हिंदुओं की एक सभा है। ये लॉर्ड साइमन ने कहा। तो इस तरीके से आलोचना भी की गई संविधान सभा की। और ग्रेनविल ऑस्टिन है, उन्होंने क्या कहा था कि भारत की जो संविधान सभा है वो एक कांग्रेस की सभा है, क्योंकि इसमें ज्यादातर सीटें कांग्रेस की थी। 208 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी, इसलिए ज्यादातर सदस्य किसके थे? कांग्रेस के थे। इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि भारत की जो संविधान सभा है वो एक कांग्रेस की सभा है। इस तरीके से ये आगे टिप्पणियां भी लिखेंगे अपन। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 के दिन हुई थी और इस दिन संविधान के ऊपर अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए थे सदस्यों। संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करता पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान की तरफ से संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करता, क्योंकि राजस्थान के 12 सदस्य थे जिसमें से 11 देशी रियासतों से गए थे और एक अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नर प्रदेश था वहां से निर्वाचित होकर गया था जिसका नाम था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो राजस्थान की तरफ से संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करता बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता अपने आगे और आएगा पंचायती राज में। इस नाम से बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे लेकिन अभी अपने को इतना ही समझना। आगे है संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करता संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और इन्होंने किसकी मोहर लगाई थी? हाथी की मोहर लगाई थी। अंतिम जब लास्ट में हस्ताक्षर किए तो हाथी की मोहर लगाई थी। उसके बाद में अशोक स्तंभ आ गए, अशोक चिन्ह अपने आ गए, लेकिन पहले हाथी की मोहर लगाई गई। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि संविधान पर किसकी मोहर लगी हुई है? हाथी की मोहर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए और इन्होंने मोहर किसकी लगाई? हाथी। अब देखिए अगला प्रश्न ये होता है कि संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए?
संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 299 में से कितनों ने किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। आप देखिए संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15। विभाजन के बाद 3 तो पाकिस्तान चली गई, पीछे बची 12 में से 9 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि संविधान पर 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। 12 में से कितने? 9। क्योंकि मूल रूप से तो कितनी थी? 15 थी महिलाएं, लेकिन उनमें से जब विभाजन हुआ तो 3 महिलाएं पाकिस्तान क्षेत्र में चली गई, पीछे कितनी बची? 12। अब 12 में से 9 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी के दिन, जो 166वीं बैठक और 12वां सत्र था। उस दिन 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाता। अब संविधान लिखने वाला कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई लोगों को पता नहीं। संविधान लिखने वाला भीमराव अंबेडकर नहीं था। कई लोग ये कह रहे हैं कि संविधान लिखने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इटालियन शैली के अंदर लिखा गया था। लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जदा। अंग्रेजी में संविधान लिखा गया था और किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय जदा। लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया? हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो बसंत कृष्ण वेद। बसंत कृष्ण वेद ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। ये भी कई बार पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान किस व्यक्ति ने लिखा था। मूल रूप से संविधान किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी। कौन सी शैली में लिखा गया था? इटालियन शैली के अंदर लिखा गया था। लिखने वाला कौन था? प्रेम बिहारी नारायण राय जदा। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो बसंत कृष्ण वेद। अब देखिए इस 24 जनवरी की बैठक के अंदर हमारे और क्या क्या काम हुए, इस दिन और काम हुए। 24 जनवरी के अंदर 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, उस समय हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इसको क्या कर दिया गया? स्वीकार कर दिया गया। और संविधान सभा पर जब सारे लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए, वो समय लास्ट में सारे लोगों ने पहले राष्ट्रगीत को गाया और उसके बाद में राष्ट्रगान को गाया। सारे संविधान सभा के सदस्यों ने खड़े होकर के ये काम किया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया। किसने अपनाया? संविधान सभा ने। जबकि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था, तिरंगा था, ये 22 जनवरी 1947 के दिन अपना लिया गया। तिरंगा पहले अपना लिया गया था संविधान सभा द्वारा, 22 जनवरी 1947 के दिन अपनाया गया था। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 की बैठक हुई थी, लेकिन 1949 के अंदर संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है उसको सत्यापित किया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता है तो इन्होंने क्या किया था? सत्यापन करवाया था संविधान सभा ने। और 24 जनवरी के दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपने। इसके अलावा 24 जनवरी के दिन और क्या काम किया? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया। संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया। 24 जनवरी के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संविधान सभा द्वारा। जबकि चुनाव है वो 1951 के अंदर हुई, 52 के अंदर निर्वाचित सरकारें बनी, तब तक ये क्या थे? संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। अब आपको पता होना चाहिए संविधान सभा ने 2 काम किए।
1947 से लगा करके 1952 तक 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई। 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा ने 1947 से लगा करके 17 अप्रैल 1952 तक संसद के रूप में भी काम किया। एक दिन इसकी बैठक चल रही थी संविधान बनाने से संबंधित, तब अध्यक्षता कौन करते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और दूसरे दिन इनकी बैठक चलती, संसद के रूप में चलती, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जीवी मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और ये जो कानून चले थे 1947 से लगा करके, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, ऐसी स्थिति में ये कानून किस अधिनियम के तहत चल रहे थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1935 जो भारत शासन अधिनियम बना हुआ था उसके आधार पर चल रहा है। और चलाने का काम कौन कर रही थी? संविधान सभा ही कर रही थी, क्योंकि संविधान ने अंतरिम संसद के रूप में भी काम किया था और संविधान बनाने के रूप में भी काम किया। बता दिया मैंने दोनों कि जब संसद के रूप में इनकी बैठक होती तो अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे, और संविधान सभा के रूप में जब बैठक होती तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे।